मेरा मेरा जो लेवल रखा गया है मैंने क्वेश्चंस का, उन प्रमुख क्वेश्चंस को आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूं जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। चलिए साथियों, इसी क्रम में शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करने से पहले जरूरी सूचना ये है, एसएससी के अंदर जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में डिटेल में स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में स्टैटिक जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस भी, वो मेरा एसएससी के अंदर कोर्स आ गया है, इसका नाम उसको आप उठा लीजिएगा। स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसमें कि मैं ज्योग्राफी से सेशन शुरू कर रहा हूं, एक एक करके सारी चीजें आपके लिए लाइव आती जाएंगी। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए, फीस के अंदर 10% डिस्काउंट और अपनी क्लासेस को एक्सेस कर लीजिएगा। जल्दी से इसके अंदर एनरोल हो जाइए जिन भी साथियों को मेरे साथ में एसएससी की तैयारी करनी है और करंट अफेयर्स की चीजें तो इसमें एडिशनली आपको मिल ही जानी है। चलिए शुरू करते हैं साहब। सवाल है आप लोगों के सामने, मेटल हैव ए नेचुरल शाइन, दिस इज ड्यू टू, मेटल्स में साथियों एक चमक होती है। सवाल है चमक क्यों होती है? सर चमक इसलिए होती होगी कुछ ही अपने ऊपर लगा के आते होंगे, है ना? नहीं साथियों, बात ऐसी है कि मेटल्स में चमक का सबसे प्रमुख रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन की वजह से लाइट का रिफ्लेक्ट होना। क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लाइट का रिफ्लेक्ट होना। अब आप पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? आइए बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब भी हम किसी मेटल की बात करते हैं ना, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने बात करी सोडियम की या कोई भी लिथियम की, किसी की भी बात करें, तो मेटल की सबसे खास बात होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकालते हैं, है ना? मतलब ऐसा तक होता है कि मेटल्स जहां रखी होती हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इनकी ऊपरी जो सतह है ना, वह एक तरह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ये निकाल देते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर सोडियम जैसे एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन निकालते क्यों है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप सोडियम का, 2 8 1 है। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये क्या बचा? 2 8, और 2 8 क्या होता है भाई? 2 8 होता है कंप्लीट ऑक्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इनको कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ ले जा रहा है, तो ये भाग भाग के इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वैसे ही चार्ज पार्टिकल है, और भाई जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर अगर लाइट आकर के डलेगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो चमक आ जाएगी। तो चमक के पीछे जो प्रमुख रीजन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके पास, सोडियम ही नहीं, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो चाहे आपका कैल्शियम हो चाहे लिथियम हो, कोई भी एलिमेंट हो जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो सकते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी वजह से उनके ऊपर एक चमक आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल कल भी हम इस तरह का करा चुके हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी धातु का वह गुण जो इसके चादरों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जिसकी वजह से आप इन्हें चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी कहलाता है। ये स्पेलिंग गलत है, मेलिएबल कहलाती है ना ऐसी धातु है। तो मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी मेटल को पीटा तो वो पसर गई, एकदम चद्दर बन गई, ठीक है ना? तो इसका चादर बनना जो है वो असल में दाब के साथ इनका फैलना है ना। मेटल की नेचर में क्या होता है, इनके पास धात्विक चमक होती है। क्या होती है? धात्विक चमक होती है। चमक क्यों हुई ये कारण मैंने आपको बता दिया। मेटल्स की और क्या खास बात होती है? ये डक्टाइल होती है। डक्टाइल यानी कि इनके तार बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आपको एक मेटल के बारे में क्या पता चला, ये मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? इनकी चादर बना सकते हो। और क्या होती है? ये सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? आप इनमें मारेंगे तो झन की आवाज आएगी, यानी कि साउंड वेव इनमें से बहुत अच्छे से क्रॉस होती है। ठीक है, तो इनके अंदर ये खास बातें हैं, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और भी मेटल्स के बारे में क्या बात होनी चाहिए? मेटल्स इलेक्ट्रॉन की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की चालक होती हैं, है ना? तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए मेटल के बारे में। ठीक है भाई, धात्विक चमक बता दी, डक्टाइल, मेलिएबल, सोनोरस, इलेक्ट्रिसिटी का कंपोजिशन, ये सब अच्छे से इनके अंदर होता है। ऑक्साइड जल्दी से बना लेती हैं। ऑक्साइड क्यों बना लेती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनका ऑक्सीडेशन मतलब तुरंत जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए, कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? भाई ये वो सवाल है जो कि आप सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मरकरी जो है वो वैसी ऐसी मेटल है जो कमरे के तापक्रम पर क्या पाई जाती है? लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है, इसी कारण से इसको आप थर्मामीटर में यूज भी करते हैं। जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर है उससे यूज करके ये अपना स्केल अप कर लेती है। इसमें भी ज्यादा जानने जैसा कुछ नहीं है। अब किसके बारे में जानने जैसा है वो समझते हैं। साथियों, सवाल है आप लोगों के लिए कि वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? अच्छा, पहली चीज तो ये होती है सर, ये कलई होती क्या है? मेरे प्यारे साथियों, असल में जो कलई शब्द है ना, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये शब्द कलईदार जो है आपने सुना होगा बहुत बार, वहां पर एक
पर्टिकुलरली कलईदार कम्युनिटी भी रहती है। यूपी बिहार साइड में तो ये काफी ज्यादा फेमस टर्म भी है ना। कलईदार पहले क्या हुआ करते थे साथियों, मैं आपको पहले थोड़ा ओरिजिन बताता हूं इसका। जो अपने तांबे के यानी कॉपर के बर्तन होते थे ना, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, इनको आपने अगर देखा हो, जैसे आपके घर में भी आपने कभी मतलब इसका कॉपर का, तांबे का, इनका अगर बर्तन यूज किया हो, तो वो बर्तन जो है वो कुछ समय पश्चात ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका रंग गायब हो जाता है ना। एल्यूमिनियम के अगर आपने बर्तन देखे हो, जैसे चाय की केतली देखना, कई जगह चाय जो बनती है वो एल्यूमिनियम के उसमें बनती है, बाउल बीकर में बनती है ना। वो क्या है, थोड़े दिनों बाद उनकी चमक गायब हो जाती है। तो क्या होता है कि इन चमक को वापस लाने के लिए इन कॉपर के बर्तनों पर, एल्यूमिनियम के बर्तनों के ऊपर कलई की जाती है। ये प्रक्रिया का नाम ही कलई है। मतलब इसका इंग्लिश शब्द जो है वो टिनिंग दे दिया, लेकिन ये प्रक्रिया भारत की प्राचीन प्रक्रियाओं में से एक है और इसके प्रिजर्वेशन की बात चल रही है। तो टिनिंग नाम क्यों दिया, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है साथियों, इसके ऊपर टिन की चद्दर चलाई जाती है। टिन क्या होता है, एसएन। और टिन जो होता है ना, वो चांदी जैसा चमकदार होता है। मतलब एक तरीके से ये समझो कि इसकी चमक के लिए इसके ऊपर कलई की जाती है। लेकिन साहब आपने कहा सर, सवाल तो पूछा है आपने लोहा, और लोहे के ऊपर की जगह आपने कॉपर और एल्यूमिनियम बता दिया, तो फिर सर इसका क्या मतलब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह का ही प्रोसेस आयरन के ऊपर रस्टिंग रोकने से बचाने के लिए आयरन के ऊपर टिनिंग की जाती है, जिंक की। किसकी की जाती है, आयरन के ऊपर जो टिनिंग की जाती है वो किसकी की जाती है साथियों, जिंक की जाती है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह भी मालूम होगा कि आयरन के ऊपर इसी टिनिंग को आप एक अन्य नाम से जानते हैं, और वो है इसका गैल्वेनाइजेशन। किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन, है ना। और क्यों की जाती है गैल्वेनाइजेशन, आपको मालूम होना चाहिए। सैक्रिफिशियल आप इसको मेटल कहते हैं, किसको, जिंक को। क्या करती है ये इस धातु के ऊपर ऑक्सीडेशन। देखिए एक बात पता होनी चाहिए आपको कि आयरन के ऊपर रस्ट यानी कि जंग लगती क्यों है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जलवाष्प, इसके कारण इसके ऊपर जंग लगती है। जंग का फॉर्मूला यानी रस्ट का फॉर्मूला, कोरोजन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन की का Fe2O3 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आयरन का चूंकि ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड बनना गलत बात है, ऐसी स्थिति में ये जो शब्द है ना गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गैल्वेनाइजेशन अल्टीमेटली इस आयरन के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए है। तो इसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, आयरन के ऊपर जिंक डाल दिया जाता है। और जब जिंक का लेपन किया गया तो जिंक जो है वो आयरन के कंपैरिजन में जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है वो भी समझ लेना। जो तत्व, धातु अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल दें वो ऑक्सीडाइज होने कहलाते हैं, है ना। तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके कारण से साथियों इसको बलिदानी, सैक्रिफिशियल मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बलिदानी मेटल, ठीक है ना। बलिदानी मेटल कहा जाता है, यानी सैक्रिफिशियल मेटल कहा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, अल्टीमेटली आयरन का जो ऑक्सीडेशन होना था, क्योंकि Fe2O3 जब आप लिखते हैं तो Fe+3 अवस्था में होता है, O-2 में होता है। तो Fe का Fe+3 में बदलने से पहले जिंक जो है वो अपने आप को बदल लेता है Zn से Zn+2 में। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का आयरन की रस्टिंग जो है वो रुक जाती है। इस बात को आप अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है। यह बड़ा ही रोचक सवाल है। सवाल क्या है, जल के ऊपर तैरे। भाई साहब चाहे आप कहीं चले जाना, कोई भी चीज तभी तैरेगी जब उसका घनत्व कम होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पता होना चाहिए हम लोगों को, कोई भी धातु तैरे, है ना, उसका तैरने के पीछे जो कंसेप्ट है ना वो क्या है, लेस डेंसिटी। यानी जिनकी डेंसिटी कम है केवल वही चीजें तैरती हैं। ये क्या है, आप लोगों का कंसेप्ट है। अब सवाल बना, सर जिनकी डेंसिटी कम है वही चीजें तैरेंगी, इसका मतलब आप मुझे एक और चीज बता दीजिए। क्या, तो सर इनमें से किसकी डेंसिटी कम है ये हमें कैसे पता चले। लीजिए हम बता रहे हैं ना आप लोगों को किसकी डेंसिटी कम है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के बाद वाले, उसमें है लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद है साथियों पोटेशियम। साथियों ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं, इनकी प्रवृत्ति है कि ये जल पर तैरते हैं। क्या करते हैं, ये जल पर तैरते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जल पर तैरते हैं क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। अब इनके बारे में भी मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। खास बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, अच्छा
नीना के रब से फिर, है ना, ये डूब जाते हैं, है ना, ये जो तत्व है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं क्योंकि घनत्व ज्यादा है, भारी धातु है ये। अब इनकी खास बात क्या है, मान लो कि आपने बीकर में इनको भर के रखा, बीकर में पानी था, बीकर में पानी था, तो पानी के साथ जैसे ही आपने इनको अंदर डाला, किसको, लिथियम को, सोडियम को इसमें डाला, तो इनकी साहब अलग ही नेचर चल रही है, इनकी अलग ही सरकार चल रही है। और वो क्या चल रहा है, ये तैरते तो हैं ही, ऊपर तो आ ही जाते हैं, बवाल तगड़ा काट देते हैं। कैसे, सोडियम जो है ये पानी के साथ क्रिया कर लेता है, और पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज कर देता है। मतलब ऐसा तक होता है साथियों कि पानी की बूंदे पड़ते ही इनके ऊपर आग लग जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। मतलब यह है कि पानी पर तो तैरते ही हैं, और तैरने के चक्कर में ये जल्दी से ऊपर भी आ जाते हैं। साथ में ऊपर जब आए तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से भी क्रिया कर सकता है, वो क्या बना सकता है, NaO2 बना सकता है। इस कारण से इनको, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, इन तत्वों, इन धातुओं को साथियों डुबो के रखा जाता है। किसमें, सामान्यतया वेजिटेबल ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। अपने सरसों का तेल हुआ, इनके अंदर हुआ, है ना। वैसे तो सामान्यतया केरोसिन में भी डुबो के रखते हैं इसको, इनको क्या है, ऑयल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। मिनरल ऑयल के अंदर जो है इनको डुबो के, वेजिटेबल, सॉरी माफी चाह रहा हूं, मिनरल ऑयल के अंदर इनको डुबा के रखा जाता है। लेबोरेटरी के अंदर जब जाएंगे तो केरोसिन में इसको डुबा के रखा जाता है, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी कम है। क्यों भाई, क्योंकि केरोसिन खुद पानी के ऊपर तैर के आ जाता है, तो जो चीजें पानी के ऊपर खुद तैर के आ जाएंगी उनको जो है इसके ऊपर रख दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाने वाली बात है। डन हो गया। चलिए, तो यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर आपका नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है। भाई देखिए, अभी तो आपको पारा क्या पता चला, पारा कैसी धातु है आपको पता चला, लिक्विड मेटल है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड मेटल है, तो अब एक सवाल और निकल के क्या आता है, पारे का अन्य धातुओं के साथ मिश्रण क्या कहलाता है। तो मेरे भाई साहब, इसको कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। अब सवाल बनता है ये अमलगम होता क्या है सर, और किसके साथ। भाई किसी के साथ भी बना दो, जैसे जिंक के साथ बनाओगे तो जिंक अमलगम, कॉपर के साथ बना दो कॉपर अमलगम, सिल्वर के साथ बना दो सिल्वर अमलगम। अमलगम का यूज किया जाता है। अमलगम है क्या मेरे प्यारे साथियों, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं ना, वो डेंटिस्ट्री कर रहे होते हैं ना, डेंटिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, दांत आपके जब टूट जाते हैं उसकी जगह जब घाव भर रहे होते हैं ना, उस जगह इस अमलगम का उपयोग किया जाता है। और ये अमलगम किसी भी मेटल के साथ बना करके एक घोल है, ताकि उस मेटल की जगह पर, आप देखते हैं ना अपने दांतों के अंदर आप चांदी भरवा के ले आए, अब चांदी भरवाने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सोना भरवाने जाएंगे, कहीं नहीं कहते कि सोने का दांत लगवा लिया, चांदी का दांत लगवा लिया। तो वो होता क्या है, वो होता क्या है कि आपके दांत में चांदी भरी जाती है। अब चांदी तो भाई आपके यहाँ पे घर के अंदर भी खूब पड़ी है, आपके मतलब घर के अंदर माता जी बहनों की आप देखिएगा प्रजे पहन रखी है उनने, वो हाथों में अंगूठी सोने की पहन रखी, तो लगा लो उनको, उनसे दांत का काम चल जाए। तो नहीं होता ना ऐसा। तो इसके चक्कर में क्या है, ऐसा अमलगम बना करके, लिक्विड बना करके आपके दांत में इस पारे के साथ डाल दिया जाता है, मरकरी के साथ में, है ना। तो ये दांत में जब डाला जाता है तो ये वहां पर जो है पर्टिकुलरली उस दांत का ट्रीटमेंट कर देता है, ठीक है भाई। तो मतलब अब मरकरी जो है अल्टीमेटली कम मात्रा में डाला जाता है, वैसे जहर होता है, ये पी मत जाना कभी। चलिए साहब, नेक्स्ट सुनिए, डोलोमाइट क्या है। साहब डोलोमाइट क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। डोलोमाइट क्या होता है साथियों, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पूछा गया है किस धातु का अयस्क है। भाई पहली बात तो ये समझ लीजिए, अयस्क का मतलब क्या होता है साहब, अयस्क का मतलब होता है जिनकी वजह से अन्य चीजें प्राप्त की जा सके प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 तत्व है ना, ये प्रकृति में ऐसे ही नहीं मिल जाते, ये किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के साथ मिलते हैं। तो जिन रूपों में ये मिलते हैं उनको हम अयस्क या ओर कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो यहां पर कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट, लेकिन केवल कैल्शियम का कहना गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही बाइवेलेंट धातु हैं, और ये इनका कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट का होल ट्वाइस हो गया। मतलब एक तरीके से यहां पर अगर आप फॉर्मूला, अगर इक्वेशन बैलेंस करना जानते हैं तो CO3-2 होता है सामान्यतया, और जो कैल्शियम होता है वो Ca+2 होता है, मैग्नीशियम भी +2 होता है। +2 क्या हो गया, +4 हो गया। और +4 जो है वो इसके -2 के साथ अगर आप बैलेंस करोगे तो देखो भैया एक बात ऐसी आ गई कि CaMg अगर मैं लिखूं आपके लिए तो ये क्या हो गया, +4, और CO3-2 हो गया। तो CO3-2 इन दोनों को कंपनसेट कर दो तो ये कितना रह गया, 2 रह गया यहाँ पे। तो क्या बन गया, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ये आपके सामने चीज बन के आ गई, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से चीजें आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। तो दोनों हो गई, डोलोमाइट का एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अधिक कार्बन पाई जाती है। देखो भाई बात ऐसी है, कल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं,
आयरन जो है ना, इसका उपयोग दो तरीके से किया जाता है भाई। आयरन का अयस्क तो आप लोगों ने कल भी पढ़ लिया था खूब अच्छे से, है ना, हेमेटाइट वगैरह आपने सब पढ़ लिए थे। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उम्मीद है आपको याद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आयरन जब आया मार्केट में तो आयरन जो है वो इतना, क्योंकि आयरन भी थोड़ा धातु की तरह बिहेव कर रहा है, और धातु की तरह बिहेव कर रहा है तो ये फ्रगाइल भी है, यानी बहुत जल्दी टूट जाएगा, सोनरस भी है, डक्टाइल भी है, मैलिएबल भी है, तो इसका इतना ज्यादा उपयोग संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आयरन के साथ कुछ और चीजें मिला दी जाती हैं। आयरन के साथ जो और चीजें मिलाई जाती हैं, इसकी वजह से जो बन के आता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अलॉय कहते हैं, याद कर लेना बच्चों, है ना, अलॉय कहते हैं। अब ये जो अलॉय बन के आता है ना, अगर आयरन के साथ में कार्बन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, आयरन के साथ में कार्बन मिला दिया जाए, तब तो बन के आया था इस्पात। क्या बन के आया था, इस्पात, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। और आयरन के साथ अगर क्रोमियम मिला दिया जाए तो जो बन के आया था वो क्या था, स्टेनलेस स्टील था। क्या था, स्टेनलेस स्टील। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार कल का लेक्चर भी देख लेना। तो ये जो स्टील है, इस स्टील में इस कार्बन की परसेंटेज चेंज होती रहती है। ये जो कार्बन की परसेंटेज चेंज होती रहती है, इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन जो ऑप्शन में दिखाए गए हैं, उन ऑप्शन में कास्ट आयरन की ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज है कार्बन की, और वो कितना है, 2 से 4% है। अपन जो बर्तन में यूज करते हैं ना, वो स्टेनलेस स्टील है, जो अपने घर में बर्तन बने होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ऐसी मैं आपको बताऊं, ये स्टील जिसके अंदर कार्बन डलता है, ये इसको मजबूती प्रदान करता है ना। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या करता है, जंग से सुरक्षा करता है। जंग से मतलब रस्टिंग नहीं हो पाएगी, कोरोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है, चमक मिलती है इसकी वजह से। एक साथियों, एक आयरन और होता है ना, जिसका नाम पिट मेटल, पिटवा नहीं है बेसिकली, तो इसने अपनी तरफ से टाइपिस्ट ने लिख दिया। एक है पिग, पिग आयरन और होता है। क्या होता है, पिग आयरन। साथियों, उस पिग आयरन के अंदर जो है वो स्टील का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी 4.5% तक पहुंच जाता है। पिग आयरन है ये, पिट आयरन नहीं है। तो अगर पिग आयरन ऑप्शन में आए तो पिग आयरन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में बता ही चुका, सॉफ्ट स्टील का कोई मतलब नहीं है, स्टेनलेस स्टील है ये, ठीक है भाई। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना उजला थोता। अब भाई, थोता क्या है साहब, थोता कहते हैं विट्रॉल को। विट्रॉल का मतलब क्या होता है, विट्रॉल का मतलब होता है साथियों, विट्रॉल टर्म आई है ग्लासी फॉर्म से। किससे आई है, ग्लासी। ग्लासी मतलब ग्लास जैसी कोई धातु अगर होती होगी तो उसको हम विट्रॉल कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इन सब जनरल जो है विट्रॉल किसे कहा जाता है, मैं आपको वो बताऊं। विट्रॉल कहा जाता है सल्फेट को। किसको कहा जाता है, सल्फेट को। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। सल्फेट को मेरे प्यारे साथियों विट्रॉल कहा जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, आपको है ना ऑयल ऑफ विट्रॉल याद करा होगा आपने, ये सारे फॉर्मूले आप याद करते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं लिख ही दूंगा जब तक मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर समझाऊं। चलिए बता ही देता हूं, H2SO4 को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। अब यहां पर ग्लास जैसा जो पदार्थ होता है ना, उसको विट्रॉल कहते हैं, सल्फेट होते हैं सामान्यतया। ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 से दिखाया जाता है। अब उजला, उजला मतलब क्या है, बेसिकली व्हाइट विट्रॉल जो है वो किसे कहा जाता है, तो मैं आपके सामने सारे के सारे नाम यहां पर मेंशन कर रहा हूं। व्हाइट विट्रॉल कहा जाता है जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया ZnSO4। देख लेना, SO4 इन सब में कॉमन है। विट्रॉल जिसको कहना है उसके अंदर ZnSO4.7H2 यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इसको आपने क्या नाम दिया, व्हाइट विट्रॉल नाम दिया बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया व्हाइट विट्रॉल। अच्छा, दूसरा इसी तरीके से और क्या क्या हो सकता है आपके सामने, एक होता है FeSO4.7H2O, है ना। इसको हम क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। नाम क्या है इसका, ग्रीन विट्रॉल नाम है। ऐसे ही FeSO4 के स्थान पर CuSO4.5H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये कहलाता है ब्लू विट्रॉल। तो आप इनके कॉमन नाम याद कर लेना, ठीक है भाई। ये आप लोगों के सामने मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। होपफुली आप लोगों का अब इससे जो काम है वो चल जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ग्लास जैसी दिखने वाली चीजें हैं, ये आपके सामने आ गई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है। भाई पहले तो ये जान लो साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये साल्ट पीटर कहलाता है। अब जब ये साल्ट पीटर कहलाता है तो भाई एक बात बताइएगा, किस धातु का अयस्क कहा जाता है, तो इसमें धातु है कौन सी, अकेली पोटेशियम ही है, तो पोटेशियम का तो अयस्क हो गया। तो अब मैं आपको ना कुछ मेटल्स के अयस्क दिखा देता हूं, उम्मीद है आपको ये काम आ जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका पोटेशियम। पोटेशियम का अयस्क है साल्ट पीटर। साल्ट पीटर को व्यक्त किया जाता है KNO3 के साथ।
देखो भाई, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट कंटेंट है आज वाला। ये पूरा कंटेंट जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप लोग अपनी जगह जाकर के इनको, मतलब अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ये सारा कंटेंट वहां से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि अब तक मैंने, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे, अब कंप्लीट हो जाएंगे आज, तो फिर मैं आपको मेटल वाला पोर्शन जो है वो शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि सोडियम का क्या है, साल्ट पीटर, देखो इसके अंदर भी आता है, लेकिन ये चिली साल्ट पीटर है, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaNO3। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां केवल साल्ट पीटर है तब तो है KNO3, और चिली साल्ट पीटर जब है तो इसका नाम क्या है, NaNO3। ये बात याद रखना है। ट्रोना, बोरेक्स, भाई इसको याद कर लेना, मन का, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम का साल्ट ये है, अयस्क है, याद कर लेना। ऐसे ही NaCl तो चलो हम सब जानते हैं, साधारण नमक हो गया। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का Al2O3.2H2O, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोरंडम, Al2O3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। फेल्सफार, KlSiO3, क्रायोलाइट, एल्यूमिनाइट, केओलाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके आप इन्हें याद कर लें। आज मैं आप लोगों को ये कंटेंट शेयर कर दूंगा, कहां पर शेयर करूंगा, जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर, ठीक है भाई। ये मेरा कंटेंट है, आप लोगों को मिल जाएगा जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, और चैनल भी है अंकित अवस्थी सर के नाम से, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। 88,000 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी देख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, किसी और के साथ कहीं जुड़ जाओ आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डच धातु का उपयोग किसमें किया जाता है? अब ये क्या आ गई सर, डच तो हमने सर अब तक सुना था, आप ही ने कहा था नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। अब ये डच धातु क्या है मेरे प्यारे साथियों? असल में क्या है कि जो लोग सोना नहीं पहन पाते, वो सोने की जगह सोने का डुप्लीकेट पहनते हैं, है ना, जिसे गिल्ट कहते हैं अपन। तो मेरे प्यारे साथियों, 85 से लेकर के 88% तक जो धातुएं हैं जिसमें कॉपर एंड जिंक मिला होता है, ये मिश्र धातु है। असल में मैं मिश्र धातु के ऊपर अलग से मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आऊंगा, लेकिन बीच में अगर मिल गया है तो कर लीजिएगा। यहां पर 85 से 88% इनका मिक्सचर है। ये सस्ती ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। सस्ती ज्वेलरी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों के? कई बार गोल्ड की जैसे दिखने वाली जो ज्वेलरी होती है, जिनको आप लोग बिक्कू कहते हैं, है ना, गिल्ट का बर्तन कहते हैं, तो वो सब चीजें जो है यहां पर इस्तेमाल में ली जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्या सवाल है। चॉकलेट कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। हाँ भाई, अगर आप में से कोई भी मित्र मेरा चॉकलेट खाता है या फिर किसी को गिफ्ट करता है, तो ध्यान रखिए कि आप उसको बीमारी भी गिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? चॉकलेट कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ बिकॉज दे कंटेन ए फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। इनमें क्या चीज पाई जाती है? साहब लेड पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर हमारी वाली चॉकलेट में नहीं पाई जाती, अभी बताते हैं। साथियों क्या है कि चॉकलेट के अंदर जो लेड है ना, आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले आपने एक चीज सुनी होगी, आपके इसमें मैगी के अंदर लेड की खबरें आई थी, है ना। क्या है साथियों, जो स्वास्थ्य, जो टेस्ट पैदा करने वाली चीजें हैं ना, जिनका एडिक्शन होता है, उनमें सामान्यतः लेड का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे सर नहीं, हम तो बढ़िया वाली विदेशी चॉकलेट खाते हैं, उसमें नहीं होता है। भाई साहब बात ऐसी है, चॉकलेट के अंदर जो चोको वाली फीलिंग है ना, चॉकलेट वाली जो फीलिंग है, वो जिसकी वजह से आती है, उसका नाम है कोकोआ, ठीक है। ये चॉकलेट ऐसा नहीं है कि अपने हलवाई ने बना दी चॉकलेट। चॉकलेट का एक प्लांट होता है, कोकोआ का प्लांट होता है, जिसमें से चॉकलेट फ्लेवर आता है। वो जो चॉकलेट फ्लेवर है, उसके अंदर मतलब लेड इसके अंदर इनबिल्ट है, यानी कि इसके अंदर डला ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमारी वाली में नहीं है, उसमें लेड डला ही आता है, और उसको ये कंपनियां निकालती भी नहीं है। क्यों क्यों क्या कहती है कि सर ये तो मतलब लिमिटेड उसमें है, यानी कि अलाउड कंसेंट्रेशन में इसका उपस्थित योगदान है। भाई साहब ये बात तो सही है, लेकिन अब सोचिए किसी बच्चे को, अपने चाहने वाले को आप, या फिर आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को जो चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, तो उनमें से कईयों को डार्क चॉकलेट का बड़ा फैंटेसी होता है साहब। अब ये जो डार्क चॉकलेट है ना, बिकती भी है मार्केट में डार्क चॉकलेट, और बड़े बड़े हीरो हीरोइन लगे हुए हैं एडवर्टाइज करने में। वो जो डार्क चॉकलेट है साथियों, उसमें इस लेड की कंसेंट्रेशन और ज्यादा है। डार्क चॉकलेट में कोकोआ ज्यादा है, कोकोआ ज्यादा है तो लेड ज्यादा है। इसकी वजह से बीमारी क्या होती है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, किडनी फेलियर इसके अंदर प्रमुख चीज है। और दूसरी जो चीज है वो समझ लेना, समझदार हो तो वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता आ जाती है भाई साहब इसकी वजह से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझ लेना, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, ये तो है ही। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो है वो चॉकलेट के साथ साथ गिफ्ट में आती है। तो कृपया करके जिनका भी आप ध्यान रखते हैं, इतना भी ध्यान ना रखें कि बाद में फिर वो बेसहारा हो जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। इस्पात और आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन किया जाता है, यही मैंने आपको बताया था। इसी को आपने टिनिंग कहा था, इसी को अपन ने सैक्रिफिशियल कहा था, है ना, सैक्रिफिशियल मेटल कहा था, और इसी को अपन ने गैल्वेनाइजेशन कहा था। तो ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। तो यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये इंग्लिश का शब्द क्या है कि मित्रों, इसकी वजह से नाराज मत हो जाना, क्योंकि ये क्या है, हमारे टाइपिस्टों का काम होता है ना।
चलिए, तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, समझा चुका हूं पहले ही सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वाटर ग्लास के नाम से क्या, सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है वाटर ग्लास। ये क्या होता है साथियों, असल में क्या होता है, सोडियम सिलिकेट के अंदर सिलिकेट्स जो भी होते हैं ना साथियों, सिलिकेट्स असल में जितने भी आपके ज्वेलरी टाइप के चमकीले पदार्थ है ना, या ट्रांसपेरेंट जो चीजें हैं, वो सिलिकेट से बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में सिलिकेट के अंदर जो फॉर्मूला आपके लिए सिलिका का है, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, सिलिका बेसिकली सिलिका ऑक्साइड होती है SiO2, ठीक है। और दूसरी है Na2O, तो Na2O और SiO2 ये दोनों मिलकर के Na2SiO3 बनाती हैं, यही है वाटर ग्लास। ये सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट एक चमकीला पदार्थ है। असल में वाटर ग्लास इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में घोलते हैं ना इसको, तो ये पानी में घुल जाता है तमीज से, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतने से सेशन में दे दी। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ज्यादा लाभप्रद भी होंगी। आप अपने अन्य साथियों से इसे शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। रोजाना अपना, अब देखो एक चीज और सुन लो इंफॉर्मेशन के रूप में फटाफट। नंबर एक तो ये बात है, सुबह 6 से 7 बजे की करंट की क्लास चली रही है वाईफाई स्टडी 2.0 पर, है ना। स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर, भैया बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे सवाल पेपर में आए हैं यहां से, ठीक है। और दूसरी बात, आज कल 7:15 बजे आप लोगों के 2.0 पर मैं रोजाना आप लोगों के लिए एक करंट इशू कवर कर रहा हूं, जिसे आप अपना जब समय मिले तब देख लिया करो। 2.0 पर करंट इशू, जैसे आज मैंने करंट इशू कवर किया था कि क्या वेनेजुएला के अंदर अमेरिका रूस से हार रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, यानी कोरोना से हटके भी अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इन वीडियो को देख लिया करो, ठीक है। और हाँ, एक प्रयास और रहेगा आप लोगों के लिए, 1:50 पर आपके चैनल पर, जिस चैनल पर आप मुझे अभी सुन रहे हैं 1:50 PM पर, जो भी करंट का इशू है ना, इस करंट के इशू के ऊपर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। और कोशिश करूंगा भाई कि मैं कोरोना ना लेके आऊं, क्योंकि कोरोना पर मैं खुद भी अब बोर हो गया हूं और फ्रस्ट्रेशन आ गई है ना। तो भाई कोरोना छोड़ करके, हो सकता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट अभी कोरोना में होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है। तो भाई बात ऐसी है कि आप लोगों के लिए मैं अब 1:50 पर कोशिश रहेगी इसी चैनल पर आपको रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन किसी भी करंट में चल रहे टाइटल के ऊपर, जिसकी चर्चा हमने कभी ना कहीं की होगी, उस टाइटल के ऊपर आपको रोजाना प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन के साथ साथ करंट के इशू को कवर कर लें, ठीक है भाई। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एसएससी वाले जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ करके स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, उन सबके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा एसएससी का मतलब ये बात भी है भाई, आप में से बहुत सारे जो रेलवे के विद्यार्थी वो ऑलरेडी एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं। तैयारी कर लो, रेलवे की तैयारी तो वैसे ही अपरंपार कर रखी है आप लोगों ने, है ना। इतनी तैयारी इतने समय से कर रहे हो, मैं तो अब जुड़ा हूं आप लोगों के साथ, आपकी तैयारी तो वैसे ही खूब बढ़िया हो रखी है। तो भाई बात ऐसी है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी करने के लिए आप क्या करिएगा, एसएससी के अंदर स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, इंस्टॉल कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एसएससी एग्जाम गोल में जाओ, चाहे आप फिर सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल की करो, जेई की करो, स्टेनो की करो, फेज 8 की करो, एमटीएस की करो, जिसकी तैयारी करनी सब यही है। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर पहुंच जाओ। सब्सक्रिप्शन पर पहुंच के बेहतरी रहेगी, साल भर का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, क्योंकि हर क्लास के लिए करंट अफेयर लेके आता हूं मैं। साथ में स्टैटिक जीके थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा गेम है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाऊंगा, जीरो से लेके टॉप तक, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जुड़ जाओ फटाफट। अंकित 10 रेफरल कोड है, 12 महीने का अगर लेते हो तो 6,000 रुपए कॉस्ट है। 10% डिस्काउंट लगा लोगे तो आपको ये जो है 6600 में से 600 माइनस कर लो, 5400 रुपए में पड़ जाएगा। कर लो यार, 5400 रुपए में बैठ के घर पे पढ़ाई बढ़िया से, ठीक है। और 6 महीने का जो है वो 4800 का है, फिर अंकित 10 रेफरल कोड लगा लेना, आपको ये इतने का पड़ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आज मैं यहाँ पे सवाल डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, मिल जाएंगे अभी, ठीक है। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सब रखो, जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखने का जैसा भी प्रयास कर सकते हो करते रहो भाई, ठीक है। चलिए।